ठीक है, रिकमेंडेशन है। ये फिलहाल छोड़ दें, अभी इनकी डिटेल्स में आगे 1 बाय 1 जा रहे हैं, अभी तो एसजीए की डिटेल्स में नहीं गए। ठीक है, अभी चलते हैं। ये भी ओरेकल का एक पोर्शन है जो मेमोरी में रिजाइड करता है। ये जितने भी अभी हम कंपोनेंट्स की अभी इस स्लाइड में बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे मेमोरी कंपोनेंट्स हैं जो मेमोरी के अंदर रिजाइड करते हैं। ठीक है, ओके जी, क्लियर है? ओके जी। अब फर्दर इसमें डिटेल में जाने से पहले कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक कंसेप्ट है यूजर प्रोसेस, और एक है सर्वर प्रोसेस। अच्छा जी, यूजर प्रोसेस मीन्स के वो एक प्रोग्राम जो मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है, वो एक प्रोसेस कहलाता है जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। यूजर प्रोसेस जब आप SQL+ ओपन करें या PL SQL डेवलपर ओपन करें या कोई ऐसा टूल ओपन करें जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट होने जा रहे हो, तो जब वो जिस मशीन पे आप वो टूल इन्वोक करेंगे उस मशीन की मेमोरी में एक प्रोसेस इन्वोक होगा जिसको यूजर प्रोसेस कहते हैं। यूजली क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के केस में लेट से आपका ये क्लाइंट है और ये आपका डेटाबेस सर्वर है, यहाँ पे आप SQL+ ओपन करते हो और आपकी डेटाबेस यहाँ पे है, तो इस मशीन पे एक यूजर प्रोसेस चलेगा। जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड और डेटाबेस का नाम देंगे वो आपको डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करा देगा, और डेटाबेस सर्वर के ऊपर उसकी मेमोरी में एक प्रोसेस बनेगा जिसको सर्वर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यूजर प्रोसेस और उसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस, ये 1-to-1 रिलेशनशिप होती है। ठीक है, डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में, हाँ 1-to-many भी हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1-to-1 होती है। ठीक है, अच्छा, हर यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस। लेट से आपके पास 100 यूजर्स हैं जो आपकी डेटाबेस से कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो डेटाबेस सर्वर पे कितने प्रोसेस होंगे? 100। ठीक है, यानी कि S1 सर्वर प्रोसेस 1 से लेकर सर्वर प्रोसेस 100 तक होंगे आपके पास डेटाबेस सर्वर के ऊपर प्रोसेसेस, और ये मेमोरी के अंदर रिजाइड कर रहे होंगे और ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे होंगे और ये CPU का टाइम ले रहे होंगे, ये रिसोर्सेज ले रहे होंगे। इन शॉर्ट ये रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो हर यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस होता है। यूजर क्या करता है? यूजर स्टेटमेंट लिखता है, लेट्स से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल का नाम भी और कोई क्लॉज दे दी उसने, तो ये जैसे यूजर एंटर करेगा इसकी स्टेटमेंट उसके सर्वर प्रोसेस के पास जाएगी, ये सर्वर प्रोसेस उसके बिहाफ पे ये पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, डाटा फैच करके लाएगा, वो रिक्वायर्ड रोज निकालेगा और इस यूजर प्रोसेस को रिटर्न कर देगा। क्लियर है? तो हर यूजर की बिहाफ पे, हर यूजर के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस होता है जो कि उस यूजर की क्यूरीज को प्रोसेस करता है और उसको रिजल्ट्स देता है। कोई टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपका सर्वर प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबल टेबल क्रिएट करने के लिए, आपको डाटा फैच करने जा रहे हैं तो वो सर्वर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है आपका वो डाटा लेके आने के लिए और आपको रिटर्न करने के लिए, एंड सो। क्लियर? देखिए, आप जो क्लाइंट को आपको एंड जो आपको आउटपुट दिखा रहा होता है ना इंटरफेस, वो यूजर प्रोसेस है। ठीक है जी, सेशन ये होता है कि आपका यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट, उनकी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाए, दिस इज कॉल्ड अ सेशन। एक यूजर प्रोसेस उसके सर्वर प्रोसेस बन गया, उनका दोनों में का लिंक एस्टेब्लिश हो गया, वो एक सेशन कहलाता है। इसी तरीके से एक और यूजर आया, उसका सर्वर यूजर प्रोसेस बना, उसका भी सर्वर प्रोसेस बना, वो एक और सेशन बन गया। ठीक है, तो एक सेशन होता है एक यूजर प्रोसेस उसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस का आपस में लिंक। तो अगर लेट्स से एक HR यूजर कनेक्ट हुआ एक मशीन से, तो ये HR का एक सेशन कहलाएगा, उसका एक यूजर प्रोसेस होगा, उसका एक सर्वर प्रोसेस होगा। उसी मशीन से एक और SQL+ की विंडो ओपन करके उसने HR का यूजर कनेक्ट हुआ, एक और उसकी मशीन के ऊपर सर्वर यूजर प्रोसेस बनेगा, उसके अगेंस्ट एक और सर्वर प्रोसेस बनेगा, एक वो अलग से एक सेशन होगा। ठीक है, तो एक सेशन ये होता है कि आपका एक यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस के थ्रू डेटाबेस से कनेक्टेड। हाँ, सेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मैनेज हो रही होगी, इधर भी मैनेज हो रही है। सर, अगर सर्वर पे एक विंडो खुलती है SQL+ की, तो उसमें क्या होगा? हाँ, उसमें दोनों केस में, उस केस में यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस एक ही मशीन के ऊपर होंगे और वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करेंगे IPC के थ्रू। ठीक है, जबकि अगर आपका नेटवर्क एनवायरनमेंट है तो आपका जो क्लाइंट सर्वर प्रोसेसेस हैं या यूजर प्रोसेस या सर्वर प्रोसेस है वो आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे, यूजली TCP/IP होता है। कोई कंफ्यूजन जी इसमें? यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस क्लियर हो गया। क्लियर है? क्या करता है सर्वर प्रोसेस? हाई लेवल ओवरव्यू आपको मिल गया। क्या करता है? यूजर की बिहाफ पे उसकी जितनी रिक्वेस्ट होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको फुलफिल करता है और रिजल्ट्स उसको रिटर्न करता है। हाँ जी, अच्छा, ये सर्वर प्रोसेसेस जितने भी हैं, जैसे आपका ये SG है, आप देखें कोई भी चीज मेमोरी में होगी तो वो मेमोरी आपको पाई करेगी, मेमोरी में कुछ जगह लेगी।
तो ये सर्वर प्रोसेसेस जो जगह लेते हैं उसको पीजीए कहते हैं, प्राइवेट ग्लोबल एरिया। ठीक है, पीजीए प्राइवेट ग्लोबल एरिया, ये पीजीए अलग है, ये पीजीए एग्रीगेट टारगेट, इसलिए मैंने इसका नाम पीजीए एग्रीगेट टारगेट रखा है। दिस इज पीजीए एग्रीगेट टारगेट, दिस इज ओनली पीजीए प्राइवेट ग्लोबल एरिया। ठीक है, कौन क्या सही, सारी चीजें मेमोरी में, आपका एसजीए भी मेमोरी में है, आपका पीजीए एग्रीगेट भी मेमोरी में है, आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी मेमोरी में है, और आपका सर्वर प्रोसेसेस भी मेमोरी में। और ये जो सर्वर प्रोसेसेस जो मेमोरी ले रहे हैं और ये जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस आपकी मेमोरी ले रहे हैं, ये एसजीए के अलावा जो बाकी फ्री मेमोरी बची है वो ले रहे हैं, बाद में कीजिएगा, इसको रख दीजिए। क्लियर है? अच्छा सर अगर ये दोनों एक ही सर्वर पर है तो फिर दोनों के लिए अलग अलग, पीजी के लिए अलग और एसजी के लिए अलग स्पेस जो है रिजर्व, और अगर क्लाइंट पर है तो सर ये दोनों। ओके जी, पीजी है ये भी सर्वर के ऊपर ही, हाँ क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड पे सर्वर यूजर प्रोसेस अपनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जो सर्वर साइड पे जो प्रोसेस बनेगा जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा उसको हम पीजीए कहेंगे। वो पीजी जो तमाम जो सर्वर प्रोसेस इसको मैनेज करते नहीं नहीं, हर सर्वर प्रोसेस का अपना पीजीए। हैं। अच्छा, हर प्रोसेस के लिए देखें हर प्रोसेस मेमोरी लेगा ना, हर प्रोसेस जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है वो पीजीए कहलाती है। ये 100 प्रोसेस है तो उससे 100 पीजीए, हर सर्वर प्रोसेस का पीजीए। ठीक है, क्लाइंट पर तो नहीं बनेगा। नहीं तो क्लाइंट पे नहीं, सर्वर के ऊपर। जहां पे आपका सर्वर प्रोसेस बनेगा, सर्वर प्रोसेस मीन्स कि वो सर्वर प्रोसेस जब मेमोरी में जाके स्पेस लेगा तो वो जो स्पेस उसमें ऑक्यूपाई किया वो पीजीए कहलाएगी। ठीक है ना, वो सर्वर प्रोसेस जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर वो पीजीए कहलाएगी। तो अगर आपके 1000 सर्वर प्रोसेसेस हैं तो हर सर्वर प्रोसेस ने मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है तो मीन्स के 1000 पीजीए थे। उसी जो हाँ स्पेस हाँ, उसको पीजीए कहते हैं। उसमें डिफरेंट पोर्शन है उसके, उसमें वो डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है, वो आगे चल के देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ये सर्वर का एट्रीब्यूट है या ओएस का एट्रीब्यूट है? नहीं, ये डेटाबेस का पार्ट है। ठीक है, ये डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, ओएस का तो नहीं है। देखिए वो क्रिएट तो ओएस ही करता है, लेकिन है ये डेटाबेस के लिए। नॉर्मल ओएस के ऊपर अगर ओरेकल नहीं है तो फिर पीजीए भी उस पर नहीं चल रहा होगा। ठीक है, जैसे कनेक्टिविटी होगी, जैसे कनेक्टिविटी होगी, जब यूजर कनेक्ट हो गया डेटाबेस सर्वर, ये सर्वर प्रोसेसेस प्री क्रिएटेड नहीं होते, बाय डिफॉल्ट हो सकते हैं अगर शेयर्ड इन्वायरमेंट हो तो प्री क्रिएटेड नहीं होते। जैसे सर यूजर कनेक्ट होने जाता है उसके अगेंस्ट उस वक्त सर्वर प्रोसेस बनाया जाता है, और जैसे यूजर डिस्कनेक्ट हो जाता है उसका सर्वर प्रोसेस ये पीजीए खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, ओके जी। अब जरा डिटेल में देखते हैं आगे। अच्छा, अभी हमने देखा जी कि डेटाबेस सर्वर के दो पोर्शंस, एक मेमोरी में रिजाइड करता है जिसको इंस्टेंस कहते हैं, एक हार्ड डिस्क के ऊपर रिजाइड करता है जो सेट ऑफ फाइल्स होती हैं उनको डेटाबेस कहते हैं। इंस्टेंस को हमने फर्दर देखा कि एसजीए प्लस बैकग्राउंड प्रोसेसेस से मिलकर बनता है, फिर हमने पीजीए भी देखा, फिर हमने सर्वर प्रोसेसेस भी देखे। ठीक है, अब जरा इनको डिटेल से देखते हैं। अब मैं सबसे पहले जा रहा हूं जी एसजीए की डिटेल्स में। SGA stands for System Global Area. This is the space which Oracle server occupies in the memory during database startup. ठीक है, जैसे डेटाबेस स्टार्टअप होगी सबसे पहला काम वो ये करेगा कि मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा जितनी आपने कॉन्फ़िगर की होगी। चेंजेबल है, ठीक है, किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव होती है, वो आगे चल के देखेंगे कौन सी फाइल है। अच्छा, SGA को लेट्स से SGA आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ 800 MB, तो ये 800 MB मेमोरी एरिया को पाए हो जाएगा। इस 800 MB मेमोरी एरिया को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। उन पोर्शंस को देखते हैं जरा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है शेयर्ड पूल। शेयर्ड पूल के दो हिस्से हैं, एक है लाइब्रेरी कैशिए और एक है डाटा डिक्शनरी कैशिए। ठीक है जी। देन आपके पास एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको डीबी कैशे कहते हैं।
इसको बफर कैशे भी कहते हैं, इसको सिर्फ कैशे भी कहते हैं। सिर्फ कैशे भी, ठीक है जी, मल्टीपल नाम है इसके। देन आपके पास एक और पोर्शन है दैट इज कॉल्ड लॉग बफर। देन एक और पोर्शन है, ये 3 पोर्शन आपके मैंडेटरी हैं, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स एसजी के मैंडेटरी हैं। देन आपके पास एक और पोर्शन है लार्ज पूल। देन एक और पोर्शन है जावा पूल। देन एक और पोर्शन है स्ट्रीम्स पूल, ये 10 जोन वाले। ये जितने भी आपके ये पूल, मैंने आपको लार्ज पूल, जावा पूल और स्ट्रीम्स पूल बताएं, ये ऑप्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है जी। अगर मेरे एसजे का साइज 800 MB है या मेरे पास इतनी मेमोरी अवेलेबल है कि मैं एसजे को 800 MB मेमोरी दे सकता हूँ, तो मैं इसकी डिवीजन कैसे करूंगा, इस 800 MB को इन सब कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करूंगा। अच्छा, इसमें से शेयर्ड पूल को लेट्स में दे दूंगा जी 300 MB, बल्कि इसको कम करना पड़ेगा 200 MB। डेटाबेस बफर कैशे को मैं दे दूंगा 300 MB, कितनी होगी 500, बाकी 300 बची आपके पास। लॉग बफर मैक्सिमम 10 MB, लार्ज पूल 100 MB, जावा पूल में भी 80 MB, और कितनी होगी इसको 90 MB कर देते 700, और स्ट्रीम्स पूल अराउंड 50 MB, और कुछ मेमोरी आप एसजी में फ्री भी है, वो फ्री मेमोरी किसी कंपोनेंट को भी दे सकते हैं जैसे जैसे रिक्वायर्ड है। क्लियर है जी, इस तरीके से डिवीजन होगी। मेजर पोर्शन आपका जो जाएगा मेमोरी का, एसजी के एलोकेशन का, वो आपका डेटाबेस बफर कैशे में जाएगा। फिर उसके बाद आपका शेयर्ड पूल, फिर लार्ज पूल, लेकिन जरूरी नहीं है, ये डिपेंड हो सकता है लार्ज पूल का सर्टन केसेस में साइज ज़्यादा हो शेयर्ड पूल से, लेकिन यूजली नहीं होता, ठीक है। जावा पूल यूजली 200 MB 150 MB से ज़्यादा नहीं होता उसका साइज। बफर के लॉग बफर ऑलरेडी मैंने आपको बताया 10 MB 5 MB 10 MB, इससे ज़्यादा साइज होना भी नहीं चाहिए और देते भी नहीं उसका साइज, ठीक है जी। इस तरीके से डिवीजन है इन कंपोनेंट्स की। ये बाय डिफॉल्ट वैसे होती है, ये तो मैंने आपको नहीं बताया, मुझे नहीं पता डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डिपेंड करता है आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप डिवीजन करेंगे आप, और ये आप ही करते हैं। यू आर द मतलब यू नीड टू डिसाइड कि कौन से कंपोनेंट का साइज कितना होना चाहिए, और कैसे डिसाइड करते हैं वो डाटा के बेस के ऊपर। वो भी साइज की डिटेल्स पढ़ते हैं ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंपोनेंट का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है जी। क्या चीज ये सारी चीजें जितने भी जिनके कंपोनेंट्स के साइज आपको बताएं ये कॉन्फ़िगरेबल हैं, चेंजेबल हैं। आप टाइम एंड अगेन इनको शफल करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, कभी किसी कंपोनेंट का साइज कम कर दिया, किसी का ज्यादा कर दिया, एंड सो ऑन। कोई एक स्टैटिक वैल्यू इनकी नहीं होती लॉग बफर के अलावा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कंपोनेंट्स आपने सारे देख लिए। शेड काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 2 पोर्शन है इसमें, लाइब्रेरी कैशे एंड डाटा डिक्शनरी कैशे। अच्छा, एक चीज होती है एग्जीक्यूशन प्लान। तो बता सकते हैं एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है? हाँ, क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट होगी,
उसको एग्जीक्यूशन प्लान कहते हैं। स्टेप्स, पहले नंबर पे कहाँ पे जाएगा, दूसरे नंबर पे कहाँ पे जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या करेगा, फोर्थ नंबर पे क्या करेगा, एंड सो ऑन। कौन से स्टेप्स फॉलो करेगा और क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और रिक्वायर्ड डाटा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका एक यूजर प्रोसेस है, इसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस है। यूजर प्रोसेस क्या करेगा, क्यूरीज लिखेगा। यूजर क्यूरी लिखता है, उसमें बहुत सारे ज्वाइंस उसने लिखे और क्यूरी सर्वर प्रोसेस के पास है। सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, सबसे पहला काम उस क्यूरी के साथ ये करेगा कि उसका सिंटैक्स चेक करेगा और सिमेंटिक्स चेक करेगा। ठीक है, सिंटैक्स एंड प्रिविलेजेस। जब वो ओके हो जाएगा तो फिर वो ऑप्टिमाइजर एक चीज होती है, ओरेकल के अंदर है एक ऑप्टिमाइजर। ये सर्वर प्रोसेस ऑप्टिमाइजर को यूज करते हुए उस क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन प्लान में होगा जी, पहले नंबर पे फलां फाइल में जाके डाटा लेके आएगा, दूसरे नंबर पे फलां फाइल से जाके डाटा लेके आएगा, तीसरे नंबर पे सॉर्ट करेगा, चौथे नंबर पे वेयर क्लास लगाएगा, फिल्टर करेगा, और पांचवें नंबर पे डाटा रिटर्न करेगा। लेट्स से मैं आपको हाई लेवल ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस तरीके से वो काम करेगा। ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूशन प्लान एक नहीं बनेगा, एक क्यूरी के लिए हो सकता है बहुत सारे एग्जीक्यूशन प्लान बने, तो फिर उसमें से वो ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान जो उसके हिसाब से वो उठा लेगा। मीन के सारे मल्टीपल हो सकता है, 4 एग्जीक्यूशन प्लान बनाए, उनमें से चारों में से देखे कौन सा मैं एग्जीक्यूशन प्लान अडॉप्ट कर लूं तो डाटा जल्दी आ जाएगा, तो दैट विल बी ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान। इसलिए उसका नाम ऑप्टिमाइजर रखा गया है कि वो ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। ठीक है जी। अब एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट बैकग्राउंड पे एल्गोरिदम्स रन करने पड़ेंगे, डिफरेंट चेक्स परफॉर्म करने पड़ेंगे उसको एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए। सो एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो सीपीयू इंटेंसिव होगा। आपके अगर एक डेटाबेस सर्वर के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट क्यूरीज आ रही हैं और उनके एग्जीक्यूशन प्लान बन रहे हैं, तो हर दफा सीपीयू की कंजम्पशन काफी ज्यादा हाई रहेगी। ठीक है। तो होता क्या है कि जब एक क्यूरी डेटाबेस सर्वर को हिट करती है, सर्वर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, वो एग्जीक्यूशन प्लान सेव कर दिया जाता है शेयर्ड पूल में लाइब्रेरी कैशे के अंदर। शेयर्ड पूल में लाइब्रेरी कैशे में क्यूरी और उसका एग्जीक्यूशन प्लान सेव कर दिया जाता है। वो जो क्यूरी और एग्जीक्यूशन प्लान जो आपने सेव किया लाइब्रेरी कैशे के अंदर, उसको कर्सर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कर्सर। एक कर्सर वो होता है जो आप खुद लिखते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट कर्सर, और एक होता है इम्प्लिसिट कर्सर। ये इम्प्लिसिट कर्सर है, वो जो क्यूरी और उसका एग्जीक्यूशन प्लान जो फिर लाइब्रेरी कैशे के अंदर जाके स्टोर हो गया है, उसको कर्सर कहेंगे, इम्प्लिसिट कर्सर। अच्छा, लेट्स से आपके शेयर्ड पूल का साइज है जी 200 MB। 200 MB में से आप ओवरऑल शेयर्ड पूल के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके जो इंटरनल शेयर्ड पूल के पोर्शन हैं, लाइब्रेरी कैशे, डाटा डिक्शनरी कैशे, उनका साइज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी साइजिंग ओरेकल खुद करता है। 200 MB में से हो सकता है 150 MB वो लाइब्रेरी कैशे को दे दे, 50 MB हो सकता है वो डाटा डिक्शनरी कैशे को दे दे। ठीक है। तो लाइब्रेरी कैशे में क्या होगा जी, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड क्यूरीज और उनके एग्जीक्यूशन प्लान्स पड़े होंगे, उनको कर्सर्स कहेंगे। बहुत सारे कर्सर्स पड़े होंगे। सर कोई है लिमिट कितनी क्यूरीज? लिमिट साइज पे है ना। अच्छा जी, मुझे हाँ क्यूरीज और उनके ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान्स, फाइनल एग्जीक्यूशन प्लान्स, जिनके हिसाब से क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही होंगी। ठीक है, वो पड़ी होंगी क्यूरीज। अब क्या होगा सर, ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे 3 चीजें होती हैं ना। एक तो जो है वो सर्च स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं कौन कौन सी पे हो सकते हैं क्यूरी के एग्जीक्यूट करने में। हाँ, वो एग्जीक्यूशन प्लान्स जो आप बात करें। हाँ, दूसरा सर्च स्ट्रेटजी है जो कि आप मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ, ये दोनों तो इसमें आ गई सर, एग्जीक्यूशन प्लान में आ जो थर्ड वन है उसका कंपोनेंट कॉस्ट मॉडल। हाँ, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड। हाँ, वो एग्जीक्यूशन प्लान के दौरान वो यूज करता है एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए। वो भी यही स्टोर वो देखिए, वो सारा ये जितना भी आप 3 पोर्शन आपने बताया ना, ये ऑप्टिमाइजर यूज करता है एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए। वंस वो देखें उसके पास कॉस्ट, किसी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर आपके पास 2 चीजों की कॉस्ट हो आपके पास, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना
कॉस्ट वाइज कि किसकी कॉस्ट कम है किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। कॉस्ट का मतलब ये होता है ना कि कोई ना कोई उसकी वैल्यू है। तो एक क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए कॉस्ट क्या होती है कि उसको कितनी आईओ लगेगी ये डाटा लेके आने के लिए, और कितना सीपीयू कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, और कितनी मेमोरी कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब अगर ये तीन इन्फॉर्मेशन उसको एक क्यूरी के बारे में है, एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है उसमें आईओ करनी पड़ती है 500, दूसरा एग्जीक्यूशन प्लान उसी क्यूरी के लिए और जनरेट करता है उसमें आईओ करनी पड़ती है 200, तो कॉस्ट पता चल गई उसको आईओ की कॉस्ट। एक में आईओ की कॉस्ट 500 है, एक में आईओ की कॉस्ट 200 है। कौन सी ज्यादा फास्टर है? 200 वाली। फिर और बहुत सारी फैक्टर्स देखेगा, फिर एक एग्जीक्यूशन प्लान फाइनलाइज करेगा। ये कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, वो ऑप्टिमाइजर का ये काम है कि वो कॉस्ट देखे और फिर उस हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान फाइनलाइज करे। वो जो कॉस्ट है वो भी स्टोर करता है वो? नहीं, वो नहीं वो स्टोर cost करता, stop नहीं वो करेगा। कॉस्ट स्टोर नहीं, वो ऑलरेडी स्टोर हुई हुई है। वो आगे चल के देखेंगे कॉस्ट कहाँ कैसे उस कॉस्ट कैसे निकालता है, वो आगे चल के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी? थोड़ा कम्प्लेक्स होता जाएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ रहें। हाँ, ऑप्टिमाइजर ओरेकल का पार्ट है ये, वो एक कंपोनेंट है जो कि एग्जीक्यूशन प्लान्स बनाता है, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर प्रोसेस क्या करता है उसको कॉल करके एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है उससे। अच्छा, तो क्या होगा जी, जैसे एक यूजर प्रोसेस क्यूरी लिखेगा वो क्यूरी सर्वर प्रोसेस के पास जाएगी, तो सर्वर प्रोसेस एक्चुअली उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाना शुरू नहीं कर देगा। सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, पहले सर्च करेगा लाइब्रेरी कैशे को बनना पड़ा कि इस क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान पहले से तो नहीं पड़ा हुआ, अगर पड़ा हुआ तो उसको अडॉप्ट कर लेगा, अगर नहीं पड़ा हुआ तो नया बनाएगा। तो ये जो लाइब्रेरी कैशे आपकी शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, मीन्स के मैंने क्यूरी लिखी उसका एग्जीक्यूशन प्लान बन गया, एक और यूजर आता है वो वही क्यूरी लिखता है, तो वो उसके लिए एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा नहीं बनेगा बल्कि वही एग्जीक्यूशन प्लान यूज कर लिया जाएगा। या मैं वही क्यूरी दोबारा यूज करता हूँ तो मेरी क्यूरी के अगेंस्ट नया एग्जीक्यूशन प्लान नहीं बनेगा बल्कि वही एग्जीक्यूशन प्लान यूज कर लिया जाएगा। तो इसका पर्पज ये है लाइब्रेरी कैशे का कि बार बार एग्जीक्यूशन प्लान ना बने, एक दफा अगर नई क्यूरीज आए तो उनके एग्जीक्यूशन प्लान बन के सेव हो जाए लाइब्रेरी कैशे में और फिर वो बार बार रीयूज होना शुरू हो जाए। ऐसे ही होता है नॉर्मली। सर एग्जीक्यूशन प्लान का रीयूज होने के लिए हाँ। क्यूरी के कितना सेम होना चाहिए? 100% सेम होना चाहिए। इवन एक स्पेसिस या आपका में 1092 1092 ये डिफरेंट होगा। हाँ डिफरेंट होगा, इसलिए बाइंड वेरिएबल्स यूज करें इंस्टेड के हार्ड कोडेड वैल्यूज, ठीक है। ये सुना है कि इसके अंदर इवन आपका अगर केस भी हाँ केस भी, क्योंकि ओरेकल में देखें, हाँ ओरेकल केस देखें आपका जो अपर केस में ए है और लोअर केस में है ना, उसकी आस्की वैल्यूज डिफरेंट है, उसकी हैश वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। हैश एल्गोरिथम का क्राइटेरिया में चलना ठीक है। हाँ। सिलेक्ट बीइंग विदाउट यूर रीडिंग फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एक स्पेस भी कम ज्यादा होगी ना तो फिर भी वो एग्जीक्यूशन प्लान शेयर नहीं करेगा, तो वो आप नया उसके अंदर डाल देंगे। नया एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसलिए ये कहा जाता है कि आप ज्यादातर ये करें कि आप डेटाबेस के अंदर जितना भी कोड लिखें वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, प्रोसीजर्स, फंक्शंस। इसका मतलब सर जो हम चीज क्वेरी की किसी एप्लीकेशन से कॉल करेंगे पैकेज से, हाँ तो वो डेफिनेटली वो हमेशा शेयर होगा, वो हमेशा शेयर होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो डेटाबेस के अंदर बिल्ड करें इंस्टेड के क्लाइंट साइड पे रखें उसको या मिडिल टीयर के ऊपर उसको रखें, ठीक है। आप डेटाबेस के अंदर प्रोसीजर फंक्शन बनाएं और जितनी कोशिश करें मैक्सिमम। इंटरफेस की चीज जो चीजें वो तो मजबूरी है आपकी। हाँ, एक लेट से एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन गेट करनी है तो एक तरीका तो ये है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी जाए, दूसरा तरीका ये है कि उसका प्रोसीजर बना के डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाए। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन जब वो लेने आएगा एम्प्लॉय तो वही प्रोसीजर चलाएगा, उसका एग्जीक्यूशन प्लान एक ही दफा बनेगा, ठीक है। तो उसको स्टोर करें डेटाबेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, जाके ताकि कोड शेयर हो रहा हो। अच्छा, तो लाइब्रेरी कैशे में जी लाइब्रेरी कैशे वॉलेटाइल है? जी वॉलेटाइल है। अच्छा, लाइब्रेरी कैशे जो है उसका एक साइज है। अब जैसे लाइब्रेरी कैशे 100% फुल हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना, एक टाइम के बाद बहुत सारी क्यूरीज आई, लाइब्रेरी कैशे में जगह नहीं बची, अब नई क्यूरी आई है उसके लिए जगह नहीं है, तो क्या होगा, इस पे एक एल्गोरिथम चलेगा, LRU एल्गोरिथम, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम चलेगा। वो ऐसी क्यूरीज और उनके एग्जीक्यूशन प्लान्स जो काफी देर से, जो सबसे ज्यादा देर से यूज नहीं हुआ, रीयूज नहीं हुआ, उनको एज आउट कर देगा, उनको निकाल देगा लाइब्रेरी कैशे से। वो जब सफिशिएंट जगह हो जाएगी तो फिर नई क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान बनाया जाएगा और लाइब्रेरी कैशे के अंदर स्टोर किया जाएगा। क्लियर? ये एक करके निकालेगा या बल्क में? नहीं, डिपेंड करता है जितनी स्पेस चाहिए। वो निकालता जाएगा जब अपनी स्टेट। हाँ, उतने मेरे पास, उसके बाद नहीं करें। जी, लीस्ट
लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये तो हो गया जी लाइब्रेरी कैशे। लाइब्रेरी कैशे में आपकी मोस्ट रिसेंटली एसक्यूएल एंड PL/SQL ब्लॉक्स और उनके एग्जीक्यूशन प्लान्स पड़े होंगे और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम के थ्रू इसकी स्पेस मैनेज हो रही होगी। ठीक है जी। देन आपके पास है जी डाटा डिक्शनरी कैशे। इसको डिक्शनरी कैशे भी कहते हैं सिंपली। डिक्शनरी कैशे, आपने एक स्टेटमेंट लिखी है एक टेबल के अगेंस्ट, वो टेबल आपके पास नहीं है, आपके स्कीमा में नहीं है, वो किसी और यूजर के स्कीमा में टेबल है। स्टेटमेंट लिखी है, आपको इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस का एरर आ जाए, होता है ना कि आपको राइट्स नहीं होते, आपको देता नहीं है, एक्सेस नहीं करना देता। तो डिक्शनरी कैशिए में एक पर्टिकुलर क्यूरी को का एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो डिक्शनरी कैशिए में लेके आता है। जैसे आपने क्यूरी लिखी, क्यूरी में टेबल का नाम लिखा, तो ये चेक करेगा इस नाम से टेबल एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। आपने सिलेक्ट की लिस्ट में सिलेक्ट में लिस्ट ऑफ कॉलम्स लिखे, वो चेक करेगा उन टेबल्स में इस नाम से कॉलम्स भी हैं कि नहीं। फिर वो ये भी चेक करेगा कि इस यूजर को इस टेबल के ऊपर ये पर्टिकुलर राइट्स भी हैं कि नहीं। ठीक है, जिनके यूजर्स की राइट्स की इंफॉर्मेशन, टेबल्स के नाम रिजॉल्व करना, उनके कॉलम्स के नाम रिजॉल्व करना, ये इंफॉर्मेशन वो डेटाबेस के अंदर से लेके आएगा। इसको कहते हैं डाटा डिक्शनरी। हर चीज, बहुत सारी चीज, एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई है, वो इन्फॉर्मेशन वो फैच करके लाएगा। हाँ, वो लाइब्रेरी कैशे से पहले बनेगा। ठीक है, वो डिक्शनरी कैशे के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो एक यूजर की ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन, उसके प्रिविलेजेस की इन्फॉर्मेशन, उसके राइट्स की इन्फॉर्मेशन वो उठा के डिक्शनरी कैशे के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब कोई यूजर वो क्यूरी चलाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहां से इंस्टेड के हर दफा वो हार्ड डिस्क में से फैच करके लाए, वो यहाँ पे कैशे कर लेगा। नहीं, ये सर्वर प्रोसेस करेगा। ऑप्टिमाइजर का सिर्फ ये काम है एग्जीक्यूशन प्लान बनाना, लाइब्रेरी कैशे के अंदर प्लेस करना या उसमें से उसको निकालना या हार्ड डिस्क में से डाटा रीड करके मेमोरी में लेके आना, वो सारा का सारा काम सर्वर प्रोसेस का है। अभी आपने बात की कि ये लाइब्रेरी कैशे से पहले बनेगी। नहीं, देखिए अब क्या होगा, मेरी एक क्यूरी चली, अगर आप रिलेट करें, मैंने क्यूरी चलाई तो सबसे पहला काम क्या होगा, सर्वर प्रोसेस के पास जाएगी। सर्वर प्रोसेस सबसे पहले मेरे अगेंस्ट मेरी प्रिविलेजेस चेक करेगा, मेरी क्यूरी के अगेंस्ट उसमें जो टेबल है, उसके बाद एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर ज्यादा एम्फेसिस कर रहा था इसलिए मैंने बाद में आपको बताया। लेकिन एक्चुअली होगा ये कि क्यूरी जब एग्जीक्यूशन प्लान बनने जाएगा तो सबसे पहले डाटा डिक्शनरी कैशे में आएगा, उसकी बेस के ऊपर फिर वो एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा और फिर वो लाइब्रेरी कैशे के अंदर उसको प्लेस करेगा। हाँ, वो यहाँ पे करेगा। ऑथेंटिकेशन होगी, उसकी टेबल्स के नाम और कॉलम्स के नाम रिजॉल्व करेगा एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये रिलेटिवली बड़ी छोटी कम इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए आपकी डिक्शनरी कैशे का साइज कम होता है। लेकिन ओरेकल इसको रीसाइजिंग करता रहता है कंपोनेंट्स की आपस में, कभी लाइब्रेरी कैशे को इंक्रीज कर देगा, कभी डिक्शनरी कैशे को कर देगा, डिपेंड करता है। ठीक है सर, एक्चुअली ये जो है हम डिक्शनरी कैशे जब चेक करता है तो एक्चुअली दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं। एक होता है उसको हम कहते हैं टाइप इनकरेक्ट एनालिसिस। दो टाइप के होते हैं, क्यूरी डिकम्पोज होती है पार्ट्स में। तो जब उस अब एक होता है सेमेंटिकली इनकरेक्ट, तो ये सेमेंटिकली इनकरेक्ट को भी चेक करेगा, दोनों उसको भी। हाँ, दोनों चेक। ठीक है, वो पहले फेज में ये सारा काम होता है ना सिमेंटिक, वो जो उसका काम तो प्रिविलेजेस, उसका जो सिमेंटिकली अगर वो इनकरेक्ट है तो उसका ताल्लुक उसकी वो प्रिविलेजेस से तो नहीं है ना। ठीक है, वो ओवरऑल वो देखेगा सारी चीजों में। ये दोनों चीजें इसमें इसी फेज में चेक होंगी। लेकिन सर सिमेंटिकली इनकरेक्ट तो ये बताएगा ना आपको कि इसकी बेस के ऊपर आपको रिजल्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। नहीं, सिमेंटिकली का ये मतलब होता है कि उसको रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस भी हैं और इसका सिंटेक्स भी ठीक है कि नहीं, वो ये चीजें इसमें कवर होंगी। ठीक है, सिंटेक्स टाइप इनकरेक्ट में वो चेक करेगा कि उसके ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है, इंस्टेंस है या नहीं है। बिल्कुल, उसने वो जो है वो जो हमारे से जो है कीवर्ड्स को फॉलो किया है नहीं किया है, कन्वेंशंस को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सिमेंटिकली इनकरेक्ट में तो सर वो चेक करेगा ना कि ये इसके अगेंस्ट में रिजल्ट आ सकता है नहीं आ सकता। नहीं, मैं गेट कर पा रहा नहीं, रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, वो तो आप जब तक डेटा ना लेके आए वो उसकी बेस पे वो उसके बगैर तो नहीं आइडेंटिफाई हो सकता ना। लॉजिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, रिजल्ट आ सकता है या ना आ सकता है, इसे क्या मुराद है आपकी। देखिए, अब मेरे पास एक टेबल में 10,000 रोज हैं और मैं फाइंड करने जा रहा हूँ वेयर
ID इक्वल्स टू 10, हो सकता है ID 10 एग्जिस्ट ही ना करती हो, जब तक मैं फेच करके नहीं लाऊंगा मुझे नहीं पता चलेगा 10 ID एग्जिस्ट करती है कि नहीं। एक्चुअली यानी कि ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे कंपोनेंट में डिफाइन किए हुए जो कि कोई पार्ट ही प्ले नहीं करता है। सिमेंटिकली इनकरेक्ट में तो कुछ इस तरह से होता है ना। नहीं ये नहीं होगा, अच्छा। इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, इसका इससे लिंक नहीं है। मतलब वो लॉजिकली में भी आप वो जो एक नॉर्मल RDBMS की जो डेफिनेशन है उस हिसाब से तो आप वो मे बी सही कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता ना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है जी? मतलब ये कैसे आपको क्लियर हो गया शेड पूल। अच्छा, अगर शेड पूल का साइज कम होगा तो क्या ड्रॉप बैक होगा, क्या इशू आएगा? क्यूरी परफॉर्मेंस कैसे स्लो होगी? नंबर ऑफ यस, एग्जीक्यूशन प्लान बार बार बनेंगे, नंबर ऑफ स्टोर्ड एग्जीक्यूशन प्लान आपके पास कम जगह होगी, ठीक है। तो आपको फिर इनफ आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका साइज कितना होना चाहिए। टूल है जो आपको बता रहा होगा कि इसकी होती है एक हिट रेशो। हिट रेशो का क्या मतलब है? जैसे से 100 क्यूरीज चली, 100 में से 50 क्यूरीज का एग्जीक्यूशन प्लान मिल गया उसको लाइब्रेरी कैशे में, 50 क्यूरीज हर दफा उसको पास करनी पड़ी। इसका मतलब है हिट रेशो 50% है। हिट रेशो शुड बी मोर देन 90%, यानी कि आउट ऑफ 100 90 क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान उसको मिल जाने चाहिए लाइब्रेरी कैशे में। अगर इससे कम है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका शेड पूल का साइज कम है, उसको इंक्रीज करेंगे। डीबी में बहुत यूनिक क्यूरीज होती हैं, फिर भी वो जो है रेफरेंस कम ही होगी। हाँ, लेकिन अगर बहुत ही यूनिक, हर क्यूरी दूसरी क्यूरी से यूनिक चलती है और हमेशा ही चलती है, शुरू में तो ऐसे ही होगा। जब आपने एक डेटाबेस अभी स्टार्टअप की है तो ये तो कुछ टाइम तक ऐसे रहेगा, और हिट रेशो तो आप वैसे भी काफी टाइम के बाद जाके आप मेजर करते हैं। लेट से आपकी डेटाबेस चली और पिछले 5 दिन हो गए चल रही है, अब 5 दिनों बाद हिट रेशो देखेंगे तो वो जितनी ज्यादा ड्यूरेशन डेटाबेस चल रही होगी उतनी देर के बाद आप हिट रेशो देखेंगे उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे डेटाबेस आपने स्टार्टअप की, हिट रेशो आपको हो सकता है 1% मिले, 2% मिले, 3% मिले, ठीक है। जैसे जैसे डेटाबेस का टाइम, सफिशिएंट टाइम डेटाबेस को रन होने दें, सफिशिएंट एप्लीकेशन लोड उसके ऊपर चलने दें, उसके बाद हिट रेशो देखें। तो अगर तो हर क्यूरी डिफरेंट दूसरी क्यूरी से डिफरेंट है तो फिर एप्लीकेशन में कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या होगा, 50, 100, 200 पेजेस ही होंगे ना जिनके बैकएंड पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, वही एप्लीकेशन सारी यूजर यूज कर रहे होंगे, बार बार वही क्यूरीज चल रही होंगी। इधर इसकी मेन फील्ड काले होने के डेटाबेस थोड़ी चल जाती तो मरीज परफॉर्मेंस बेहतर होती। हाँ, ऐसे ही गर्म हो जाती है। हाँ टाइम लगता है। ओके जी, अच्छा, शेड पूल आपको समझ आ गई। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जी, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये है जी कैशिए, बफर कैशिए या डीबी कैशिए या डेटाबेस बफर भी कहते हैं, ठीक है। डीबी कैशिए इसको मैं कह लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हुआ। डीबी कैशिए में मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डेटा पड़ा हुआ है, डेटा इटसेल्फ। एक क्यूरी लिखी गई, उस क्यूरी ने जितना डाटा लेके आना था, डाटा आपका एक्चुअली जो स्टोर हुआ है हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल्स के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका हार्ड डिस्क है और ये जो पोर्शन है वो मेमोरी है। हार्ड डिस्क हमेशा स्लो मीडिया है, हमेशा अवॉइड किया जाता है हार्ड डिस्क में से डाटा रीड करने से, इसलिए मेमोरी कंपोनेंट्स बनाए गए कि एक दफा रीड करके मेमोरी में लाया जाए और बाद में फिर दोबारा से हार्ड डिस्क पे जाने की जरूरत ना पड़े या मिनिमम जरूरत पड़े। तो आपका डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल्स में पड़ा हुआ है, आपकी क्यूरी लिखी गई, क्यूरी सर्वर प्रोसेस के पास गई, उसका एग्जीक्यूशन प्लान बना, वो लाइब्रेरी कैशे में स्टोर हुआ। अब उस क्यूरी के अगेंस्ट डाटा चेक किया जाएगा कि बफर कैशे में है, अगर है तो वहीं से यूजर को रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, वो डाटा लेके आएगा पर्टिकुलर फाइल्स में से। एग्जीक्यूशन प्लान में वो सारा लिखा होगा कहां से डाटा लेके आना है, कौन सी फाइल्स में से लेके आना है, वो डाटा लेके आया जाएगा बफर कैशे में, वहां से यूजर को रिटर्न कर दिया जाएगा। बफर कैशे में लाने का क्या पर्पज है कि अगर यही डाटा यही यूजर या कोई और यूजर क्यूरी करे या उसको रिक्वायर हो तो यहीं से उसको मिल जाए, इंस्टेड के हार्ड डिस्क में से लेके आना पड़ेगा। जब डाटा हार्ड डिस्क में से लेके आना पड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड एन आईओ, फिजिकल आईओ, वो हमेशा परफॉर्मेंस के लिए होगी। तो द एम इज टू मिनिमाइज द फिजिकल आईओ, टू मिनिमाइज द आईओ, ठीक है। तो इसलिए ये बफर कैशे के अंदर डाटा रखा जाता है। बफर कैशे का साइज लेट से आपके पास 300 MB है, यूजली बफर कैशे का साइज
डिपेंड करता है डेटाबेस का कितना साइज है, डाटा का साइज आपके पास कितना है, क्यूरीज कितना डाटा लेके आ रही है, कंकरेंट सेशंस कितने हैं। तो मेरी बहुत सारी डेटाबेसिस में बफर कैशे का डेटाबेस बफर कैशे का साइज 500 MB भी है, कहीं में 5 GB भी है, कहीं में 16 GB भी है, कहीं में 20 GB भी है। डिपेंड करता है आपकी डेटाबेस का क्या साइज है और नंबर ऑफ यूजर्स, कंकरेंट यूजर्स कितने वो जो डाटा एक्सेस कर रहे हैं, किस तरह की क्यूरीज है। तो आपका सबसे मेजर कंपोनेंट साइज के हवाले से है वो आपका डेटाबेस बफर कैशे होता है। ठीक है, बफर कैशे में जब ये फुल हो जाएगी 100% तो इस पे भी LRU एल्गोरिदम चलेगा। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड डाटा एज आउट कर दिया जाएगा, नए डाटा के लिए स्पेस अवेलेबल होगी। तो बफर कैशे में डाटा लेके आना या उसको बफर कैशे में से निकालना, ये किसका काम है? सर्वर प्रोसेस। ठीक है जी, ओके। इसमें टीवी बफर कैसे के अंदर डाटा लाया जाता है, क्या वो आगे तक के ब्लॉक्स आते हैं? जी, ब्लॉक। अब मैंने एक अगर क्वेरी लगाई है डिपार्टमेंट इनपुट 10 का डाटा इसमें आ गया, तो मैं वो लगाता हूँ डिपार्टमेंट 10 R20, सिर्फ फिर 20 का दोबारा आएगा या 10 भी फिर आएगा? नहीं, देखें वो हो सकता है वो दोनों एक ही ब्लॉक में पड़े हो रोज। हाँ, वो अगर एक ही ब्लॉक में है और वो ब्लॉक अलग, हाँ, तो अगर इसी में है तो फिर उसको कुछ भी नहीं लेके आना पड़ेगा। अभी पढ़ते हैं, इधर आगे चलते हैं ना। अच्छा, मेमोरी पोर्शन अभी मैंने बाकी भी करने थे। लॉग बफर है, फिर आपका जावा पूल है, लार्ज पूल है, PGA है और स्ट्रीम्स पूल है। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें वो थोड़ा सा जिग जैग चलना पड़ेगा। कभी मैं मेमोरी कंपोनेंट्स इस पे आ रहा हूँ इंस्टेंस के ऊपर, SGA के अंदर, कभी फिर मैं हार्ड डिस्क के ऊपर, फाइल्स के ऊपर, ताकि आपको वो रिलेट करके चला जाए, अदरवाइज तो फिर आपको हो सकता है समझना है। ठीक है, अच्छा, अब जरा आते हैं जी हार्ड डिस्क के ऊपर जो आपके पास कंपोनेंट्स है। तो आगे जो हम लॉग बफर पढ़ेंगे उसका ताल्लुक इससे बहुत ज़्यादा है, वो उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, हार्ड डिस्क के ऊपर आपके पास फाइल्स पड़ी होती हैं, ओरेकल के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के अलावा जो डेटाबेस की फाइल्स हैं। ठीक है, 3 तरह की फाइल हैं। कुछ सेट ऑफ फाइल्स हैं जिनको डेटा फाइल्स कहते हैं, जिनमें आपका सारा डेटा पड़ा होता है। कुछ सेट ऑफ फाइल्स हैं जिनको कंट्रोल फाइल्स कहते हैं, जिनमें डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है। कुछ फाइल्स हैं जिनको रीडू लॉग फाइल्स कहते हैं, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स भी कहते हैं या रीडू लॉग फाइल्स भी कहते हैं। 3 तरह की फाइलें, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स या सिंपली रीडू लॉग फाइल्स भी कह सकते हैं। डेटा फाइल्स में आपका डाटा पड़ा होता है, आपके टेबल्स, उनमें जो आपका डाटा है वो सारा का सारा डेटा फाइल्स में। अच्छा, डेटाबेस में कितनी तरह के टेबल्स होते हैं? कितनी तरह के टेबल्स हो सकते हैं? 2 तरह के टेबल्स होते हैं। एक होते हैं सिस्टम टेबल्स, और एक होते हैं यूजर टेबल्स या एप्लीकेशन टेबल्स भी कहते हैं। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, पहले क्यूरीज लिखी हैं हमने इंस्ट्रक्शंस की, हमने डिलीशंस की, हमने टेबल्स क्रिएट किए, वो सारा यूजर टेबल्स से था। सिस्टम टेबल्स या इंटरनल टेबल्स भी इनको कहते हैं, वो इन एनी केस बने हुए होते हैं, वो हमारे लिए रीड ओनली है। हम उनमें डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। वो जो सिस्टम के इंटरनल टेबल्स हैं उसको ओरेकल में डाटा डिक्शनरी कहते हैं। डाटा डिक्शनरी, मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, डाटा डिक्शनरी क्या करती है? जैसे आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो कुछ सेट ऑफ टेबल्स बन जाते हैं डेटाबेस के अंदर, बहुत सारे। उन टेबल्स के ऊपर व्यूज बन जाते हैं, फिर आपके पास प्रोसीजर फंक्शंस बन जाते हैं बहुत सारे। जैसे आप वो 2 कैरेक्टर, 2 नंबर, 2 डेट, मिन, मैक्स, सम एंड सो ऑन, बहुत सारे फंक्शन अभी तक आप कुछ यूज करते आए, ये कुछ पोर्शन है, अभी बहुत सारे फंक्शन है। ये बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ये डाटा डिक्शनरी कहलाती है। डाटा डिक्शनरी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? आप अगर कनेक्ट हो डेटाबेस के साथ, आप यूजर नेम दें HR, पासवर्ड उसका गलत दें, आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको मैसेज आएगा। ठीक है, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड का मैसेज आएगा। वो डेटाबेस में किसी जगह से जाके वेरीफाई कर रहा है कि जो यूजर कनेक्ट होने जा रहा है इसका यही यूजर नेम है और यही पासवर्ड है। अगर वो पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड सही दे रहे हैं तो आपको कनेक्ट करने दे रहा है, अगर नहीं दे रहे तो आपको एरर दे रहा है।
और फिर उसके बाद जब आप कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं, आपको लेट से टेबल क्रिएट करने के राइट्स नहीं है, तो आप टेबल क्रिएट करने जाते हैं तो आपको एरर देता है जी इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, अगर आपको टेबल क्रिएट करने के राइट्स नहीं है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी जगह से वो चेक कर रहा होता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के इंटरनल टेबल्स में स्टोर हुई होती है, जिनको डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी इज द हार्ट ऑफ अ डेटाबेस। हर डेटाबेस में डेटा डिक्शनरी होती है, नाम डिफरेंट होता है उसका। एसक्यूएल सर्वर में इसको मेटा डेटा कहते हैं, ओरेकल में इसको डेटा डिक्शनरी कहते हैं, DB2 में कुछ और कहेंगे इसको। हर डेटाबेस के इंटरनल टेबल्स होते हैं जो हमें रीड ओनली, DBAs को रीड ओनली के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। मैं अपनी डेटाबेस में देखना चाहूँ, जैसे मेरी मैनेजमेंट कहती है कि फलां ये यूजर है हमारी कंपनी में, ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है, इसको बताएं क्या क्या राइट्स हैं, तो मैं डेटाबेस में से जाके उस यूजर के राइट्स देख सकता हूँ, ये क्या क्या कर सकता है, इन टेबल्स पे सेलेक्ट कर सकता है, इन टेबल्स पे इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकता है। ठीक है, वो मुझे कहते हैं इसको इंसर्ट के राइट्स नहीं होने चाहिए, अपडेट के राइट्स नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर एक ऐसा है जिसका काम सिर्फ रिपोर्ट निकालना, व्यू करना है, ये चेंजेस ना कर सके, वो राइट्स पे चेंज कर सकता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन DBAs डाटा डिक्शनरी को देखते हुए डाटा डिक्शनरी के थ्रू मैनेज करते हैं। ठीक है, तो प्रिविलेजेस मैनेजमेंट, आपके डेटाबेस में कितने यूजर्स हैं, उनको क्या राइट्स हैं, उन्होंने क्या चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, कितना डाटा स्टोर हुआ है, और कितने टेबल्स हैं, किस यूजर के ओनरशिप में हैं, A to Z। डेटाबेस में कितनी डाटा फाइल्स हैं, कितनी कंट्रोल फाइल्स हैं, कितनी रीडू लॉग फाइल्स हैं, वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं, इसका कौन से यूजर्स कनेक्टेड हैं, और कौन सी क्यूरीज चला रहे हैं, क्यूरीज कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, जिनको टाइम उनका, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी के अंदर मैनेज हो रही है। ये इसके अंदर टोटल मेटा टेबल्स होते हैं, सारे टेबल्स उनके ऊपर व्यूज बने होते हैं। और जो सर फिर जो मेटा डेटाबेस होता है तो क्या फिर उनके अंदर फिर यूजर टेबल्स कोई नहीं होती? नहीं, वो बना सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ये स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर एक डेडिकेटेड फाइल के अंदर। जस्ट लाइक फेडरेटेड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। देखिए, फेडरेटेड सिस्टम्स का ये होता है ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि वो आधा डाटा इधर है आधा डाटा इधर है। ठीक है, यहाँ पे फेडरेटेड नहीं है, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड का कंसेप्ट है, हर चीज सेंट्रलाइज्ड है यहाँ। ठीक है, ओके जी। तो ये बताने का पर्पज ये है कि आपकी जो डाटा फाइल्स हैं वो ना सिर्फ आपके यूजर्स के टेबल्स को मेंटेन कर रही होती हैं, बल्कि डाटा डिक्शनरी भी इन्हीं के अंदर स्टोर हुई होती है। ठीक है, यूजर्स के ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन, डाटाबेस के इंटरनल टेबल्स, वो सारी इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर है, सो डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर है। मैट डेटाबेस पर किस लिए यूज होगा सर? अगर यूजर की कोई हमें यूजर टेबल्स नहीं है, यूजर रिकॉर्ड नहीं रखना आपने, तो फिर क्या नीड है कि हम कोई मेटा डेटाबेस बनाएं, मेटा टेबल्स? नहीं, वो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं होता ना कि बनाएं या ना बनाएं। ना बनाने का तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि डाटा डिक्शनरी क्रिएट होती है, उसके बगैर तो एक डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना। अब आपको पता ही नहीं है कि डेटाबेस में यूजर के कौन से, उनको क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो वो आपकी डेटाबेस वो किस काम की है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस काम का है आपका। हाँ, कौन से टेबल्स हैं, उनके नाम भी सही है कि नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक यूजर के पास ये टेबल्स हैं, उनके ये नाम है, उसमें ये कॉलम्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी के अंदर मेंटेन हो रही है। हाँ, वो डाटा डिक्शनरी से जाता है, डिक्शनरी में से जाता है। हाँ, वहां से क्यूरी होके डाटा डिक्शनरी कैशे में जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा। तो डाटा फाइल्स आपको समझ आ रही है। कंट्रोल फाइल्स, डाटा फाइल्स का साइज होता है जी जीबीज में। जैसे जैसे डेटाबेस ग्रो करेगी, नंबर ऑफ डाटा फाइल्स भी आपको ज्यादा करनी पड़ेंगी, डाटा फाइल्स का साइज भी ग्रो हो जाएगा। एक नॉर्मल जो स्मॉल फाइल, दो तरह की डाटा फाइल होती हैं, एक बिग फाइल होती है और एक स्मॉल फाइल होती है। बाय डिफॉल्ट स्मॉल फाइल होती है। एक स्मॉल फाइल डाटा फाइल जो है वो 32 GB तक मैक्सिमम जा सकती है, और एक बिग फाइल जो है वो टेराबाइट तक जा सकती है। ठीक है, एक स्मॉल फाइल 32 GB तक उसका साइज हो सकता है मैक्सिमम, और एक जो बिग फाइल है उसका साइज टेराबाइट्स तक हो सकता है, मल्टी टेराबाइट। अब आगे चल के देखेंगे एग्जैक्ट कितना है। ठीक है, नहीं दे सकते, उसमें एक ही डाटा फाइल हो सकती है। अच्छा, कंट्रोल फाइल, कंट्रोल फाइल का साइज रिलेटिवली MBs में होता है, छोटा होता है, लेकिन ये सेंट्रल फाइल्स आपकी डेटाबेस में, इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि डेटाबेस कब क्रिएट हुई थी, डेटाबेस का नाम क्या है, इसमें कितनी डाटा फाइल्स हैं, उनके नाम, उनके साइजेस, उनके लोकेशंस क्या हैं,
इसमें कितनी रीडूलॉग फाइल्स हैं और कहाँ पे हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंट्रोल फाइल्स के अंदर मेंटेन होती है। पासवर्ड से सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन, बाकी कुछ नहीं इसमें होता। सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस का स्ट्रक्चर और डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वो कंट्रोल फाइल्स के अंदर होती है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता। हाँ, उसकी इन्फॉर्मेशन, आपके आर्काइव्स की इन्फॉर्मेशन, आपके बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन, वो इसकी कंट्रोल फाइल के अंदर होगी। कोई पासवर्ड नहीं होगा, कोई इस तरह की चीज नहीं होगी कंट्रोल फाइल के अंदर, ठीक है। देन है जी रीडूलॉग फाइल्स। रीडूलॉग फाइल्स में आपके पास जितने भी आपके डाटा में चेंजेस हो रही होती हैं, वो चेंजेस यहाँ पे कैप्चर की जाती है। जैसे आपने किया जी, अपडेट स्टेटमेंट चलाई और 10 रोज आपने अपडेट कर दी, तो वो जो अपडेट आपने किए हैं उनके चेंज वेक्टर्स इन रीडूलॉग फाइल्स के अंदर आ जाएंगे। जितनी भी चेंजेस करेंगे, कोई भी डाटा चेंज किया, वो चाहे अपडेट किया आपने चाहे डिलीट किया, वो रीडूलॉग फाइल्स में आएगा, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल इसको हम बाद में रीड कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरराइट हो जाती है, ये सर्कुलर। अब इधर इसको देखते हैं। रिजल्ट आती है उन लोगों में? हाँ, सारी इंसर्ट के केस में रेफरेंस आता है सर। सिलेक्ट के अलावा सभी आता है। हाँ, सिलेक्ट के केस में सब आता है। सिलेक्ट के अलावा नहीं, इसमें तो सभी आता होगा। सिलेक्ट के अलावा, सिलेक्ट के केस में तो कोई रिड्यू जनरेट नहीं होती ना। अच्छा, रीडूलॉग फाइल्स आपकी ग्रुप्स के फॉर्म में होती हैं। मिनिमम आपकी एक डेटाबेस को अप एंड रनिंग करने के लिए 2 ग्रुप्स चाहिए होते हैं, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2, ठीक है। एक ग्रुप के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रीडूलॉग फाइल होती है, एक से ज्यादा भी रख सकते हैं आप। जैसे मेरे पास ये एक ग्रुप है, ग्रुप 1 है, उसमें एक रीडूलॉग फाइल है, ग्रुप 2 है, उसमें भी एक रीडूलॉग फाइल है। मैं ये भी कर सकता हूं कि ग्रुप 1 है, उसमें 2 रीडूलॉग फाइल्स हैं। इसी तरीके से ग्रुप 2 है, उसमें भी 2 रीडूलॉग फाइल्स हैं। एक ग्रुप के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उनका साइज सेम होगा। अगर एक ग्रुप के अंदर ये पहला जो फाइल है उसका साइज 100 MB है, तो दूसरे का भी 100 MB होगा। तो ये जो ग्रुप के अंदर जो फाइल होती है उनको मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। मीन्स के ग्रुप 1 उसमें 2 मेंबर्स, ग्रुप 2 उसमें 2 मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स अराउंड ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं और साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। ग्रुप्स के साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप के अंदर मेंबर्स के साइजेस सेम होंगे। मतलब एक में 100 MB, दूसरे में 200 MB रख लें, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं। वो आपको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस की इशू हो जाएगा, ठीक है। वो जब स्विच होगी तो उधर जाता है। हाँ। अच्छा, एक ग्रुप में जितने मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे का रेप्लिका होते हैं, एक दूसरे की मिरर कॉपी होती है। जैसे ग्रुप 1 में जो डाटा राइट होगा, ग्रुप 1 के मेंबर 1 में जो डाटा राइट होगा, वो मेंबर 2 में भी वही डाटा राइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो डाटा राइट होगा, यहाँ पे जो डाटा राइट होगा वही डाटा इधर भी राइट होगा। एक ग्रुप के दोनों मेंबर्स हैं, एक दूसरे की मिरर है। फायदा क्या इसका? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए कि अगर आपका एक मेंबर लॉस हो जाए तो आपका डाटा दूसरे मेंबर में पड़ा हुआ। अच्छा, मेरे पास ग्रुप 1 है, उसमें एक मेंबर का साइज 100 MB है, दूसरे मेंबर का साइज भी 100 MB होगा। ग्रुप का साइज कितना हुआ? 200 MB। कितना साइज हुआ जी? कितना हुआ? 100 MB। ग्रुप का साइज 100 MB है, क्योंकि ओरेकल को कितना डाटा राइट कर सकता है वो ग्रुप का साइज है। देखिए, ओरेकल 100 MB डाटा राइट कर सकता है इसमें। वो 100 MB जो डाटा होगा वो 2 दफा राइट होगा, वो टोटल 200 MB तो नहीं होगा ना वो डाटा। अवेलेबल स्पेस 100 MB है। अवेलेबल स्पेस 100 MB है, समझ आ गई? देखें, फाइल्स फिजिकली 2 होगी। फाइल्स बेशक 2 हैं, उन्हें 200 MB जगह ली हुई है, लेकिन जो ग्रुप का साइज है वो 200 MB नहीं है। ग्रुप के साइज का मतलब यह है कि ओरेकल उसमें कितना डाटा राइट कर सकता है। आपने चेंजेस की 10 MB की, आपने एक स्टेटमेंट चलाई, उसकी वजह से 10 MB की डाटा चेंज हुआ, वो क्या करेगा? वो 10 MB का डाटा यहाँ पे भी राइट होगा, वो 10 MB का इधर भी राइट होगा। वो 20 MB तो नहीं राइट हुआ ना, वो 200 MB नहीं राइट कर सके, 100 ही करेगा कर सके। हाँ, यानी कि उसको उधर भी चला जाएगा। हाँ, वो क्योंकि कॉपी होगी वो दूसरे की। मैंने मीन्स के वो साइजिंग, अगर आप ग्रुप की साइजिंग देखें तो ग्रुप की साइजिंग का ये मतलब होता है कि उसको कितना डाटा उसमें वो राइट कर सकता है। ग्रुप का साइज 200 MB है, लेकिन वो एक्चुअली है, हाँ, यानी कि ग्रुप में मेंबर्स 200 MB के हैं, लेकिन ग्रुप का साइज 100 MB है। राइट उतना करेगा जितना मेंबर का साइज। हाँ, जितना मेंबर का साइज होगा तो वही ग्रुप का साइज होगा, ठीक है। तो जितना एक मेंबर का साइज है वो एक्चुअली ग्रुप का साइज है। उतनी स्पेस ओरेकल को अवेलेबल है उसमें डाटा राइट करने की। देखें, आपने डाटा चेंज किया, आपकी एक क्यूरी चली, देखिएगा जी,
आपने क्यूरी लिखी, ये मेरे पास इस ग्रुप में एक 100 MB की फाइल है, दूसरी भी 100 MB की फाइल है, ठीक है। टोटल कितनी स्पेस? जीवन की स्पेस 100 ग्रुप के अभी फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आपके पास ये दो ग्रुप्स हैं, सॉरी एक ग्रुप है, उसमें दो फाइल्स हैं, एक 100 MB की है, दूसरी भी 100 MB की है। अच्छा, आपने डाटा एक क्यूरी लिखी, उसने 50 MB डाटा चेंज किया, वो 50 MB इधर राइट होगा, वही 50 MB इधर भी राइट होगा। कितना डाटा राइट हुआ? नहीं 50 MB राइट हुआ ना, वो 2 दफा राइट हुआ, लेकिन आप उसको ये तो नहीं करेंगे कि 100 MB डाटा राइट हुआ है। आपकी क्यूरी ने डाटा कितना चेंज किया है? 50 MB, तो फिर 100 MB कैसे हो गया? वो राइट 2 दफा हुआ है। नहीं वो स्पेस की तो छोड़े, मैं डाटा चेंज की बात कर रहा हूं कि कितना चेंज डाटा राइट हुआ है, आप उसको देखें। चेंज डाटा 50 MB, चेंज डाटा कितना राइट हुआ है? 50 MB। एक और क्यूरी चली, उसने 20 MB डाटा मॉडिफाई किया, 20 MB इधर भी राइट हो गया, 20 MB इधर भी राइट हो गया। कितना चेंज डाटा राइट हो गया? 70 MB। एक और क्यूरी चली, उसने 30 MB डाटा चेंज किया, वो इधर भी राइट हो गया, वो इधर भी राइट हो गया। कितना टोटल चेंज डाटा राइट हुआ? ये ग्रुप फिल हो गया। ग्रुप फिल हो गया ना, अब इस ग्रुप में और जगह है नहीं है, दोनों मेंबर्स फिल हो गए। तो वो इस पूरे ग्रुप का जो साइज है, फिजिकली इसका साइज ज्यादा होगा, यानी कि हार्ड डिस्क में उसमें स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई की होगी, लेकिन इस ग्रुप में कितनी स्पेस अवेलेबल है, ओरेकल कितना डाटा इसके अंदर राइट कर सकता है, वो 100 MB कर सकता है। अगर ऐसा होता ना कि पहले ये 100 MB फुल होती, तो फिर उस बाकी नेक्स्ट फाइल के अंदर वो राइट करता, तो फिर तो इस ग्रुप का साइज 200 MB होता। दोनों में क्योंकि डिफरेंट डाटा राइट हो रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों में एक ही डाटा राइट हुआ है, तो ओवरऑल ग्रुप के अंदर जो डाटा राइट हो सकता है वो उस ग्रुप का साइज डिटरमाइन करता है, ठीक है। क्या है कोई रिकमेंडेशन कि कितने ग्रुप में आपको मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 2, और 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि क्या नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाने से स्लो हो जाता है? डेफिनेटली एक डाटा अगर एक दफा राइट हो रहा है तो फिर 4 दफा राइट होगा, या 3 दफा राइट होगा, या 2 दफा राइट होगा। ट्रेड ऑफ है, परफॉर्मेंस लॉस होगा। 2 से ज्यादा ना रखें, लेकिन 2 से कम भी ना रखें। बाय डिफॉल्ट एक होता है। इसका एड्रेस सेम होगा, किसका? इसका जो रेफरेंस है वो सेम होगा, किसका? दोनों का। नहीं, दोनों फाइल्स होंगी ना, अलग अलग फाइल्स होंगी, जी सर। उन दोनों फाइल्स का साइज 100 MB होगा, लेकिन दोनों फाइल्स में डाटा एक ही होगा। जी सर, तो इसका रेफरेंस मेरे ख्याल में वहाँ अभी पढ़ते हैं, उसको छोड़ो। साल में दोनों हाँ, अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 ग्रुप चाहिए होते हैं। पहले एक ग्रुप पे डाटा राइट होता है, जब ये फिल हो जाता है तो फिर दूसरे ग्रुप पे चला जाता है, वो जब फिल होता है वापस पहले ग्रुप पे, उसको ओवरराइट कर। देखें, मिनिमम 2 ग्रुप्स और मैक्सिमम आप कन्फिगरेबल हैं, बाय डिफॉल्ट 5 से ज्यादा नहीं जा सकते आप। ग्रुप बढ़ाने से परफॉर्मेंस नहीं पड़ता है, पड़ता है सर। हाँ, ग्रुप बढ़ाने से, ग्रुप के साइज से ये परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। रेप्लिका से ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रुप का साइज छोटा हो तो लगा वो मसला होता है, हाँ, क्योंकि स्विच बहुत करना पड़ता है। हाँ, लेकिन सर अब नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर बढ़ा दिए तो एक ग्रुप की बारी देर से आएगी तो उससे परफॉर्मेंस कैसे होगी? इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जरा देखिएगा ना, अभी उस पर आते हैं। हमारे पास 3 मेंबर होते, फिर हाँ। 3 रेप्लिका होंगे। हाँ, 3 रेप्लिका होंगे, 4 मेंबर होंगे तो 4 रेप्लिका होंगे। तो जितने ज्यादा एक ग्रुप के अंदर मेंबर होंगे, उतना ज्यादा डाटा, उतना ज्यादा उसको डुप्लीकेट डाटा राइट करना पड़ेगा, उतनी परफॉर्मेंस लो। तो क्या कोई ग्रुप भी जो है वो भी मेंबर की तरह से लॉस हो सकता है? हाँ, पूरा ग्रुप भी लॉस हो। ग्रुप का मतलब तो ये ग्रुप एक कंटेनर है ना, एक फोल्डर है, आपने एक सिर्फ फोल्डर क्रिएट किया, उसमें कोई फाइल नहीं है। सर एक ही ग्रुप के अंदर रेप्लिका मेंबर बनाने से क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है कि हम रेड की तरह से डिफरेंट के अंदर? नहीं, वो तो करते हैं। देखें, आप रिकमेंडेशन ये है कि आप एक ग्रुप में एक से ज्यादा फाइल्स रखें जिनको हम मेंबर कह रहे हैं हम, और ये अलग अलग जगह पे रखें। एक को सी में रख दें, दूसरे को डी में रख दें, समझ गए? फायदा तब है ना, एक ही जगह रखा हुआ है, वो मेंबर्स 2 रखे हुए हैं, तो फिर आपने जो है ना वो काम से नहीं किया वो। अच्छा जी, आगे चलेंगे आप? ठीक है, आगे चलेंगे, घर चलें? कंफ्यूजन तो वैसे भी क्रिएट हो गई। चलिए ठीक है जी।